वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 3 जुलाई और 3 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस किस महान चिकित्सक और जन नेता की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है? तो आंसर है डॉक्टर बिधान चंद्र राय जी। 1 जुलाई 2026 से लागू हुए वीबीजी राम जी अधिनियम 2025 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गारंटीकृत मजदूरी रोजगार को 100 दिनों से बढ़ाकर कितने दिन कर दिया गया है? तो 125 दिन कर दिया गया है। 1 और 2 जुलाई 2026 को ई गवर्नेंस पर 29वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो जयपुर राजस्थान में किया जा रहा है। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ड्रोन युद्ध निगरानी और आक्रमण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए गठित की जाने वाली विशेष इकाइयों का नाम क्या है? तो इसका आंसर है बाज बटालियन। कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल 6 महीने के लिए यानी 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है? तो आंसर है रवि अग्रवाल जी का। 1 जुलाई 2026 को भारतीय वायुसेना के 51वें उप वायुसेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो आंसर है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जी। 2026 फीफा विश्व कप में यदि 2 या 2 से अधिक खिलाड़ियों के गोलों की संख्या बराबर होती है तो गोल्डन बूट पुरस्कार का निर्धारण करने के लिए किसे पहला निर्णायक कारक माना जाता है? तो इसका आंसर है असिस्ट की संख्या को पहला निर्णायक कारक माना जाता है। हाल ही में भारतीय निजी अंतरिक्ष कंपनी अग्निकुल कॉस्मॉस ने SAR पृथ्वी अवलोकन प्रणालियों के निर्माण और प्रक्षेपण के लिए किस देश की उपग्रह कंपनी ICEYE के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है फिनलैंड। 1 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किस जिले से किया गया है? तो आंसर है सहारनपुर। ये तो है कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। हाल ही में दिग्गज संगीतकारों को समर्पित एक अस्थायी फोटो गैलरी स्वप्रेरणा वीथिका का उद्घाटन पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया द्वारा कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। ठीक है। आकाशवाणी ने अपने सार्वजनिक सेवा प्रसारण के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के आकाशवाणी रंग भवन सभागार में स्वर प्रेरणा वीथिका नामक एक अस्थायी फोटो गैलरी का शुभारंभ किया है। आकाशवाणी की प्रसार भारती जो है वो आयोजक संस्था है। ये आयोजन आकाशवाणी की 90वीं वर्षगांठ और वर्ष 2027 में भारत में रेडियो प्रसार की शताब्दी यानी 100 वर्ष के स्वागत के लिए किया जा रहा है। पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। इसके उद्घाटनकर्ता हैं। ठीक है। इसके पहले चरण में भारत ने 20 प्रख्यात संगीतकारों के चित्रों को प्रदर्शित किया है। भारत रत्न विजेता 6 कलाकार इसमें शामिल हुए हैं। तो सबसे पहले कौन है? MS सुब्बुलक्ष्मी जो कि कर्नाटक के गायन से संबंधित हैं। ठीक है। पंडित रविशंकर जो कि सितार वादन से संबंधित हैं। लता मंगेशकर पार्श्व गायन से संबंधित है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है शहनाई से संबंधित हैं। पंडित भीमसेन जोशी जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन से संबंधित हैं। और भूपेन हजारी जो हैं लोक संगीत से संबंधित हैं। ठीक है। आकाशवाणी के डिजिटल संगीत चैनल कौन कौन से हैं? तो रागम जो कि 24x7 हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत चैनल है। और दूसरा है आराधना जो कि 24 घंटे चलने वाला भक्ति और आध्यात्मिक संगीत चैनल है। ठीक है। यूट्यूब न्यूज़ ऑन एयर ऐप और वेब्स OTT प्लेटफॉर्म पे ये उपलब्ध है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जुलाई 2026 को उड़ीसा मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के मिशन डीप सी फिशिंग मिशन की अवधि कितने वर्ष निर्धारित की गई है? तो इसका आंसर है 10 वर्ष निर्धारित की गई है 2026 से 2036 तक। ठीक है।
इसके लिए लगभग 2295.45 करोड़ से 2.295.46 करोड़ यानी 2000 करोड़ से अधिक निवेश किया जाएगा। वित्त पोषण मॉडल कौन सा है? तो केंद्र और राज्य सरकार का वित्त पोषण है, ठीक है। यानी इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर इसमें वित्त का निवेश करेंगी, इकोनॉमिकल निवेश करेंगी और लाभार्थियों की इसमें भागीदारी होगी। संस्थागत वित्त पोषण होगा, ठीक है। सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल है। प्रमुख लक्ष्य वर्ष 2036 तक कौन कौन से हैं? तो प्रति वर्ष अतिरिक्त 2 लाख मीट्रिक टन समुद्री मछली का उत्पादन किया जाएगा। 50,000 से अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन होगा और प्रति वर्ष लगभग 5,000 करोड़ का समुद्री खाद्य निर्यात हासिल करना इसका प्रमुख लक्ष्य है, ठीक है। ब्लू इकोनॉमी हब क्या है? तो इस मिशन के तहत ज्ञान, नवाचार और समन्वय के लिए समर्पित बी हब स्थापित किया जाएगा, जिसे ब्लू इकोनॉमी हब कहते हैं, ठीक है। ब्लू इकोनॉमी का अर्थ क्या है? तो समुद्री संसाधनों का इस प्रकार सतत और आर्थिक उपयोग करना जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना मत्स्य पालन, परिवहन और आजीविका को बढ़ावा मिले, ठीक है। तो ब्लू इकोनॉमी का मतलब यही है और ब्लू इकोनॉमी जो है मत्स्य पालन से संबंधित है, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2026 को महानिदेशक नागरिक उड्डयन द्वारा हेलीकॉप्टर संचालन के लिए भारत की पहली प्राइवेट पॉइंट इन स्पेस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रक्रिया को किस हेलीकॉप्टर के लिए मंजूरी दी गई है? इसका आंसर है उंडावाली हेलीपोर्ट जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। इस पूरे प्रक्रिया का नाम क्या है? प्राइवेट पॉइंट इन स्पेस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रोसीजर, ठीक है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इसकी विकासकर्ता संस्था है और इसको नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा नियामक मंजूरी दी गई है। उंडावली हेलीपोर्ट आंध्र प्रदेश में इसको मंजूरी मिली है, ठीक है। यह हेलीकॉप्टर एक उपग्रह आधारित नेविगेशन तकनीक से लैस है जो वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का उपयोग करती है, ठीक है। इसका मुख्य उपयोग उन हेलीपोर्टों पर किया जाता है जहां पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट लैंड सिस्टम या जमीनी नेविगेशन सहायता उपलब्ध नहीं होती है। यह कम दृश्यता और खराब मौसम के दौरान भी इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स के तहत हेलीकॉप्टरों को सुरक्षित उतारने में मदद करती है। आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं, आपदा राहत, पर्यटन, अपतटीय संचालन और क्षेत्रीय हवाई संपर्क इसके द्वारा साधा जा सकता है, ठीक है। ICAO अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन वैश्विक नागरिक उड्डयन के लिए मानक तय करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 जुलाई 2026 को अनावरण की गई नई पनडुब्बी केबल प्रणाली I2C किन देशों के बीच इंटरनेट, क्लाउड और AI डेटा कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी? तो इसका आंसर है सिंगापुर, भारत और मलेशिया के बीच। इस प्रणाली का नाम I2C पनडुब्बी केबल प्रणाली है, ठीक है। यानी समुद्र के नीचे जो है ये केबल फैलाई जाएगी जो सिंगापुर, भारत और मलेशिया से होकर गुजरेगी। यह सिंगापुर से भारत के मछलीपट्टनम तट लगभग 3,600 किलोमीटर लंबी होगी। इसके भारत में 2 लैंडिंग स्टेशन होंगे। मछलीपट्टनम जो कि हैदराबाद तक सबसे कम दूरी का मार्ग है और दक्षिण चेन्नई, ये 2 जो है लैंडिंग स्टेशन होंगे, ठीक है। इसकी मुख्य विनिर्माता जापान की बहुराष्ट्रीय दूर संचार कंपनी NEC कॉरपोरेशन है। लाइट स्टॉर्म कंपनी के पास इस परियोजना का बहुमत स्वामित्व है, ठीक है। यह विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशिक्षण, हाइपर स्केलर GPU इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड डेटा के भारी वर्कलोड को संभालने के लिए डिजाइन की गई है। इस परियोजना के 2029 की चौथी तिमाही यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक पूरा होने और सेवा के लिए तैयार होने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों ने अपने पहले रक्षा सह विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता किस सैन्य प्रणाली के विकास से संबंधित है? तो इसका आंसर है नौसेना रेडियो एंटीना
यूनिकॉर्न से ये संबंधित है। इसका आयोजन 2 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने इसका नेतृत्व किया है। यूनिकॉर्न का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना। इस तकनीक के कार्यान्वयन के लिए शुरुआती समझौता ज्ञापन पर नवंबर 2024 में टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे अब अंतिम रूप दिया गया है। यह समझौता जापान की रक्षा निर्यात नीति में आए ऐतिहासिक बदलाव से जुड़ा है, जो पहले सैन्य सामग्री के निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाशिंगटन डीसी में आयोजित 9वें वार्षिक लीडरशिप समिट के दौरान भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए किसे USISPF लीडरशिप अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है सुनील भारती मित्तल जी को। ठीक है, सुनील भारती मित्तल जी को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और USISPF का मतलब क्या है? तो यूनाइटेड स्टेट इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम। इस पुरस्कार का नाम USISPF लीडरशिप अवार्ड 2026 है। इसका आयोजन वाशिंगटन डीसी में 9वां USISPF वार्षिक लीडरशिप समिट में हुआ है। सुनील भारती मित्तल भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष यानी चेयरमैन विजयी रहे। अन्य पुरस्कार विजेता सुनील मित्तल के अलावा यह पुरस्कार क्रिस्टोफर टी कैलियो, जो कि RTX के अध्यक्ष और CEO हैं, तथा वी प्रेम वाटसा, जो कि फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स के अध्यक्ष और CEO हैं, उनको भी यह पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार स्वीकार करते हुए सुनील मित्तल ने भारत और अमेरिका के बीच अंतिम चरण में पहुंच चुके प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को जल्द अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद जताई। USISPF एक गैर लाभकारी संगठन है जो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच रणनीतिक और आर्थिक और व्यावसायिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2026 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग की देखरेख के लिए किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है रविशंकर जी। ठीक है, रविशंकर से पहले गुणवीर सिंह को 18 मई 2026 को भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग के कार्यकारी निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया है। ठीक है, RBI का परिचय, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। यह भारत का केंद्रीय बैंक है जो देश की मौद्रिक नीति और बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। मुद्रा जारी करने का नियम, RBI भारत में सभी मूल्य वर्ग के करेंसी नोट जारी करता है, लेकिन 1 रुपए के नोट और सभी सिक्के भारत सरकार यानी वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से विकसित भारत की स्वदेशी उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली गगन का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ठीक है, गगन का मतलब है GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा इसका निर्माण किया गया है। यह प्रणाली 2015 से कार्यरत है। भारत भूमध्य रेखीय क्षेत्र के लिए SBAS प्रणाली को प्रमाणित करने वाला दुनिया का पहला देश है। इसके पेलोड के लिए मुख्य रूप से 3 भूस्थिर उपग्रहों का उपयोग किया जाता है, जैसे जो GSAT-8, GSAT-10 और GSAT-15 है। ठीक है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने उदयपुर हवाई अड्डे पर इंडिगो A320 विमान पर गगन तकनीक का उपयोग करके भारत का पहला उपग्रह आधारित लैंडिंग परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। ठीक है, LPV का पूर्ण रूप जो है लोकलाइजर परफॉर्मेंस विद द वर्टिकल गाइडेंस है।
मई 2026 तक AAI ऐसी 23 प्रक्रियाएं प्रकाशित कर चुका है जिसका लक्ष्य 2026 के अंत तक 40 से अधिक करना है। ठीक है, विमानन के अलावा इसका उपयोग समुद्री नौवहन, रेलवे, आपदा प्रबंधन, रक्षा और भू-स्थानिक मानचित्रण में भी होता है। ठीक है, गगन को भारत की क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली यानी नेव आइस यानी नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन के साथ एकीकृत करने के प्रयास जारी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा की किस प्रसिद्ध अंतरिक्ष वेधशाला को वायुमंडलीय पुनः प्रवेश से बचाने और उसकी कक्षा को ऊपर उठाने के लिए लिंक नामक एक निजी रोबोटिक सर्विसिंग मिशन की तैयारी की जा रही है? तो इसका आंसर है नील गेहरेल्स स्विफ्ट वेधशाला। नील गेहरेल्स स्विफ्ट वेधशाला को 2004 में प्रक्षेपित किया गया था। यह मुख्य रूप से गामा किरण विस्फोटक यानी गामा रे ब्रस्ट, एक्स रे खगोल विज्ञान और परावैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट अवलोकनों के लिए उपकरण ले जाती है। ठीक है, इस मिशन के लिए प्रस्तावित अंतरिक्ष यान का नाम लिंक है, जिसका निर्माण एरिजोना की निजी कंपनी कैलिस्ट स्पेस टेक्नोलॉजीज द्वारा किया जा रहा है। लिंक अंतरिक्ष यान को नॉर्थरोप ग्रुमन पेगासस एक्सल रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया जाएगा। लिंक अंतरिक्ष यान 3 रोबोटिक भुजाओं का उपयोग करके स्विफ्ट को पकड़ेगा और आयन थ्रस्ट की मदद से इसकी कक्षा को ऊपर उठाएगा। ठीक है, यह किसी मानव रहित अमेरिकी सरकारी उपग्रह को पकड़ने और उसे नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए किसी निजी अंतरिक्ष यान द्वारा किया जाने वाला पहला प्रयास है। ठीक है, सौर गतिविधियों के कारण आ रहे खिंचाव को देखते हुए स्विफ्ट के वैज्ञानिक कार्यों को फरवरी 2026 से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। सफल मिशन के बाद इसे 2026 के अंत तक फिर से शुरू किया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा शुरू किया गया एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस किस राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत एक अंतर संचालनीय डिजिटल नेटवर्क है? तो इसका आंसर है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इस योजना का नाम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है। यह आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की सेवा परत के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा इसका विकास किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता, पारदर्शिता और सत्यापित स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के व्यापक विकल्प को बेहतर बनाना है। यह ओपन नेटवर्क पर काम करता है जिससे नागरिक किसी भी UHI सक्षम एप्लीकेशन के माध्यम से देश भर में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का निर्बाध लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है, हाल ही में औषधि विभाग द्वारा चिकित्सा उपकरण उद्योग को सुदृढ़ करने की योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह योजना किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन संचालित की जाती है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में छाए रहे नियोकोलो-कोबा राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर है सेनेगल में ये स्थित है। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ने इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के नेतृत्व में एक संरक्षण परियोजना के लिए 1.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। यह परियोजना सेनेगल के नियोकोलो-कोबा राष्ट्रीय उद्यान में कार्यान्वित की जाएगी। यह उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और एक अंतर्राष्ट्रीय जीवमंडल अभयारण्य है। यह पश्चिम अफ्रीका के सबसे बड़े सूडानियन सवाना पारिस्थितिकी तंत्र में से एक है जो लगभग 9,13,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह उद्यान दक्षिण पूर्वी सेनेगल में गिनी सीमा के निकट स्थित है। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।